हेलो एवरीवन, तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये एनसीईआरटी का नोवा चैप्टर है, इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट या फिर डिस्टेंस पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब पेड़ हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, टावर हो सकता है, उसका हाइट या फिर डिस्टेंस पता करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो रियल लाइफ पे बेस्ड होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहे हैं जिसको जानना जरूरी होता है। अगर वो इंपॉर्टेंट टर्म्स मालूम है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान होगा। ठीक है, और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री सारा आना चाहिए, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने चाहिए, एंगल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस एंगल पे किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। क्लियर है, तो ये थोड़ा बहुत आना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलो। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है इस चैप्टर में, तो देखते हैं। तो पहला जो टर्म है वो है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा है ऑब्जर्वर, तीसरा है लाइन ऑफ साइट, चौथा है हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। पांचवा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, या इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि ये दोनों सेम चीज है। एंगल ऑफ एलिवेशन बोले या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोले, दोनों सेम चीज होता है। और लास्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक। तो ये 6 टर्म्स हैं जिसको जानना जरूरी है, जिसको जानने के बाद क्वेश्चन बनाना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर काफी इजी है, बस ये सारे टर्म्स को हमको याद होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री कुछ मालूम होना चाहिए। क्लियर है, चलो। तो एक एक करके सारे टर्म्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे सारे को। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं, क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। और याद रखेंगे कि एलिवेशन को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी लिखा रहता है कहीं कहीं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी लिखा रहता है। क्लियर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो अभी फिलहाल में इसको क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल का यूज करके। ठीक है, चलो। ठीक, तो पहले हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर क्या होता है। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर किसको बोलते हैं। क्लियर, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे एक टावर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। और याद रखेंगे इस चैप्टर में बहुत सारे मतलब अधिकतर क्वेश्चंस में टावर देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद पेड़ दिया रहेगा, ट्री दिया रहेगा, बिल्डिंग दिया रहेगा। तो जो भी चीज दिया रहेगा ना, उसको हम एक वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो कहीं ट्री लिख के दिया है और उसका हाइट पूछ दे, तो ऐसा नहीं है कि हम ट्री बनाने लगेंगे, या फिर बिल्डिंग दिया है तो बिल्डिंग ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी चीज दिया रहे उसको हम वर्टिकल लाइन से एक रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है यहाँ पे, तो ये मान लो मेरे एक टावर है, ठीक। और टावर को मान लो कोई एक लड़का देख रहा है, ठीक है, उसके सामने कोई लड़का खड़ा है, तो उस लड़के को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस लड़के को हम पॉइंट से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टावर के कंपैरिजन में इस लड़का का जो भी हाइट होगा वो काफी छोटा होगा, काफी कम होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसके हाइट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन भी जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग जो भी इंसान दिया रहेगा, जो भी मतलब पर्सन्स दिए रहेंगे, उनके हाइट को हम निग्लेक्ट करके ही चलेंगे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में हम हाइट को कंसिडर भी करेंगे और किसी किसी क्वेश्चन में हाइट को निग्लेक्ट करके चलेंगे। क्लियर है, और निग्लेक्ट तब करते हैं जब मेरा जो भी मतलब ऑब्जर्वर है, जब ऑब्जर्वर का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हाइट को निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट अभी बता दिए। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पे। तो ये मान लो मेरा टावर है और इस टावर को ये एक लड़का दिख रहा है। क्लियर है, तो ये जो टावर है इस लड़के के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लड़का है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्वर हम बोल सकते हैं कि जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हो, ठीक है, या जो किसी चीज को देख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे। मान लो कोई इंसान खड़ा है और वो इंसान किसी चीज को देख रहा है,
ठीक है। तो वो इंसान क्या हो जाएगा, वो इंसान ऑब्जर्वर हो जाएगा, और जिस भी चीज को देख रहा है वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्वर हो जाएंगे, और जो मोबाइल है वो क्या हो जाएगा, या कुछ भी लैपटॉप है जो वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लो हम टावर के सामने खड़े हैं और टावर को हम देख रहे हैं, तो टावर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और हम क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्वर हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये था मेरा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, काफी आसान था। ठीक है। अब हम समझते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। जो जो चीज हो गया उसको हम लिखते जा रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा हो गया और ऑब्जर्वर किसको बोलते हैं, ये हो गया। ठीक है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं, ये मान लो मेरा ग्राउंड है। ठीक है। अब लाइन ऑफ साइट देखते हैं। मान लो ये जो मेरा ऑब्जर्वर है इस ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट पे दिख रहा है, यानी कि टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे दिख रहा है। तो इस पॉइंट को और ऑब्जर्वर को जो भी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। बस इतना सिंपल, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ठीक है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बोलें तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को जो भी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। बस सिंपल। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब तीसरा है, चौथा है मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल या हॉरिजॉन्टल लाइन, कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं। ठीक। तो अगर ऑब्जर्वर अपने सामने देखे, ठीक है ना, अगर ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट सामने देखे, सामने से देखे, तो उस केस में वहां पे जो भी लाइन ऑफ साइट मिलेगा, वहां पे जो भी लाइन ऑफ साइट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में समझना चाहें तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो ग्राउंड के पैरेलल होता है या फिर ग्राउंड लेवल होता है। क्लियर है। यानी कि ग्राउंड लेवल को हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ग्राउंड के पैरेलल होता है। क्लियर है यहाँ पे। चलो तो ये चार हो गया। अब नेक्स्ट है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब ध्यान से देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, समझेंगे ध्यान से। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन समझ रहे हैं ना, जो सामने वाला लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से मान लो ऊपर है, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको सर ऊपर करना होगा, यानी कि अपने आंख को ऊपर करना होगा, एलिवेट करना होगा। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे मान लो हमको यहीं पे देखना है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी लाइन ऑफ साइट मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है लाइन ऑफ साइट, और उस केस में ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है, और इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन को ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर हो। ठीक है। तो उस केस में जो भी एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब हम समझते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये सारा टर्म्स और भी क्लियर हो जाएंगे जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सारा टर्म्स और भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। क्लियर। अब मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे कि मान लो तुम छत पे खड़े हो, ठीक है ना, और नीचे तुम देख रहे हो। तो उस केस में क्या हो रहा है कि तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो छत के ठीक सामने होगा, यानी कि तुम्हारे आंख के जस्ट सामने होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब तुम नीचे देखोगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है ना। तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे हो तो उस केस में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे तुम छत पे खड़े हो, मान लो यहाँ छत है तुम्हारा, ठीक है ना, छत पे खड़े हो, रूफ पे खड़े हो तुम, ठीक है, और यहाँ पे कोई लड़का एक खेल रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मान लो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, और ये तुम ऑब्जर्वर हो, मतलब ऑब्जर्वर हो, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। तो इस केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगा, लाइन ऑफ साइट ये होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है। तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, लाइन ऑफ साइट के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्लियर है। तो ये सारे टर्म्स थे जिसको जानना जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहला क्या था, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, तो बता चुके हैं कि कोई भी इंसान किसी चीज को अगर देख रहा है तो वो इंसान या वो पर्सन क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा, और जिस भी चीज को देख रहा है वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बता दिए हैं कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन क्या होता है, मेरा लाइन ऑफ साइट होता है।
हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को एकदम सामने से देखे, ठीक है, तो जो भी वहां पे हमको लाइन ऑफ साइट मिलता है उसी लाइन ऑफ साइट को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है या तो ग्राउंड लेवल ही होता है या फिर ग्राउंड लेवल के पैरेलल होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो उस केस में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, ठीक है, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं या फिर डिक्लिनेशन बोलते हैं। जस्ट वैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन को हम इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये 6 टर्म्स थे जिसको जानना जरूरी था, जिसका यूज करके हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये टर्म्स ज्यादा क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? और भी हम बता देते हैं कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें एंगल्स दिए होंगे और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यूज करेंगे। तो जो भी हम पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेंगे और एंगल्स भी याद कर लेंगे कि किस एंगल पे किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, बेसिकली 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए याद रहना चाहिए। ठीक है ना, ये 3 एंगल्स के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है, सारे का नहीं, साइन का, कॉस का और टैन का, ये ज्यादा यूज होगा। क्लियर? चलो, तो इस वीडियो में यही रहेगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।